मेरी विधवा जेठानी 45 साल की होने के बावजूद 25 साल की जवान लड़की लगती थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? मैंने उनके कमरे की तलाशी ली तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने खुद को जवान रखने के लिए जो तरीका अपनाया था उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो इतना जवान क्यों रहना चाहती थी? एक रात मुझे उनके कमरे से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी, तो जब मैंने झांक कर देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि जेठानी तो एक 18 साल के लड़के के साथ। मेरा नाम कविता है। मेरी पढ़ाई जब पूरी हो गई तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फैसला किया। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा का कहना था कि इतनी पढ़ाई तुम्हारे लिए काफ़ी है, अब तुम शादी करके अपना घर बसाओ और अपने ससुराल में जाकर सुखी रहो। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बस मेरा एक भाई और था, मैं उससे 1 साल बड़ी थी। मेरे बाद मेरे भाई की भी शादी होनी थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने जीते जी ही वो हम दोनों बच्चों की शादी कर दें, ताकि वो इस फर्ज से मुक्त हो जाएं। अपने माता पिता के फैसले के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरे रिश्ते भी बहुत आते थे। मैं अपने परिवार की सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी मम्मी का कहना भी था कि पता नहीं हमारी बेटी किस पर गई है कि भगवान ने उसे सबसे अलग और इतना खूबसूरत बनाया है। मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरे हर जगह से रिश्ते आ जाते थे। मैं जहाँ भी जाती तो वहाँ पर लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे, और अपनी तारीफ सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती थी। यहाँ तक कि मेरी कजिन सिस्टर तक मेरी खूबसूरती से जलती थी। एक दिन मैं एक शादी के फंक्शन में गई हुई थी। वहाँ पर एक लड़का आया था, उसका नाम राजीव था। हम लड़की वालों की तरफ से गए हुए थे और वो लड़का दूल्हे का दोस्त था। वो लड़का बार बार एक टक नज़र से मुझे ही देखे चला जा रहा था। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पहली बार मुझे किसी लड़के ने इतना घूर कर देखा हो। मेरी खूबसूरती देखकर तो हर लड़का ही मुझे घूर कर देखता था। उस शादी में एक तरफ स्टेज बना हुआ था और लड़के लड़कियां वहां डांस कर रहे थे, और दूसरी तरफ स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। वो लड़का अपने दोस्त के कान में न जाने क्या कह रहा था, और दूसरी तरफ पलटकर उसने मुझे देखा था। मेरी नज़र उस पर ही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ना जाने मेरी नज़रें उसे बार बार क्यों तलाश रही थी। वो लड़का बहुत हैंडसम था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। लेकिन अब तक न जाने कितने लड़के मुझ पर फिदा हो चुके थे, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं दी थी। मैं हर लड़के को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि मैं हर दिल की ख्वाहिश बनना चाहती थी। मैं किसी भी एक को पसंद करके सिर्फ उसी की नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर लड़का नज़र उठाकर सिर्फ मुझे ही देखे और मेरी ही तारीफ करे। भला इतना खूबसूरत होने का मुझे कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए था। फाइनली फंक्शन ख़त्म हुआ तो हम लोग घर आ गए थे, और अगले दिन मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता आया है और लड़का भी साथ आया था। मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार ही बैठे थे। मैंने खिड़की से झाँक कर जब ड्राइंग रूम में देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है, राजीव, जो कल मुझे शादी में मिला था। ये मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया था कि अगले दिन ही मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ गया था। उसके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये लड़की आखिर कौन थी। इस लड़के को तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझे लगा कि शायद ये इसकी बहन होगी, मगर रिश्ते के लिए साथ में कुंवारी बहन के आने का आखिर क्या मतलब बनता था? ये फैसले तो बड़ों के होते हैं। ये लड़की तो कुंवारी लग रही थी, इसके साथ कोई बच्चा भी नहीं था। मुझे लगा शायद बस ये दोनों भाई बहन ही रिश्ता लेकर आ गए थे। मैं खिड़की की तरफ ये सब कुछ झाँक कर सोच ही रही थी कि उतनी ही देर में दरवाजे से मेरी मम्मी बाहर आईं और उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी जाओ और अच्छे से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मम्मी ये लड़के के साथ लड़की कौन है? मेरी मम्मी कहने लगी कि ये लड़की नहीं है, इस लड़के की ये भाभी है। तुम जाओ, जल्दी से अच्छे से तैयार होकर किचन में चली जाना और चाय की ट्रे हाथ में लेकर बहुत ही कायदे के साथ अंदर आना, और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ मत करना। ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा को ये बहुत पसंद आया है। हम लोग चाहते हैं कि ये तुम्हें पसंद कर ले और हम तुम्हारी शादी यहीं पर कर दें। मैं समझ गई थी
कि मेरे मम्मी पापा को इस लड़के ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों में ले लिया है। इसीलिए मैं कमरे में चली गई और मैंने एक अच्छा सा सूट निकाल कर पहन लिया, जिसमें मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये पिंक कलर का सूट था। पिंक कलर मेरे ऊपर शुरू से ही बहुत जचता था और इस सूट में भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसलिए मम्मी के कहने के मुताबिक मैं जल्दी से तैयार होकर चाय की ट्रे हाथ में लेकर ड्राइंग रूम में, जहाँ पर मेहमान बैठे हुए थे, वहाँ चली गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के अंदर गई तो मैंने नोटिस किया कि राजीव की नज़र मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि सच में ये मेरी खूबसूरती का तो दीवाना ही हो गया है, इसीलिए इसको मुझे अपनाने का शौक जाग उठा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर आ रही थी कि ये जो औरत राजीव के साथ बैठी हुई थी, ये उसकी भाभी थी। मैं तो इसे उसकी छोटी बहन समझ रही थी। राजीव की भाभी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसी तरह से हमारा रिश्ता फिक्स हो गया था। दरअसल राजीव की भाभी की शादी को 10 साल हुए थे जब उनके पति की मौत हो गई थी। उनकी शादी जब हुई थी तो वो 17 साल की थी। उस वक्त उनकी शादी राजीव के बड़े भैया के साथ कर दी गई थी और वो काफ़ी सालों पहले मर चुके थे। और राजीव ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दूसरे शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया था। वो इस शहर में नहीं रहते थे। वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही अपने घर का चक्कर लगा लिया करते थे और उन्होंने हमेशा अपनी भाभी को माँ का दर्जा दिया था। उनकी भाभी ने भी राजीव के साथ कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया था और राजीव को हमेशा अपना बेटा मानती थी। वो लगभग 45 साल की थी और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, जबकि वो जवानी में विधवा हो गई थी। तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी। फिलहाल मेरी शादी तो राजीव के साथ हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी के बाद भी इसी तरह से लोगों की नज़रों का निशाना बन जाया करूंगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। जब मैंने अपनी जेठानी को देखा था, वो अपने देवर की पसंद पर हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई थी। उनकी जवानी की उम्र निकल जाने के बावजूद भी उन्हें देखकर ऐसा ही लगता था कि जैसे वो अभी भी जवान है, जबकि इस उम्र की औरतों के तो बच्चे जवान हो जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने राजीव के साथ मेरी शादी इसलिए भी कर दी थी क्योंकि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक भाभी ही तो थी। और उन्होंने मेरी फैमिली वालों के सामने बैठकर इतने अच्छे तरीके से बात की थी कि उनको देखकर मेरे मम्मी पापा का दिल उनकी बातों पर फिदा हो गया था। उनका कहना था कि जितनी ये चेहरे से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा इनका दिल खूबसूरत है। तुम्हारी जेठानी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। यही सब सोचते हुए मेरी शादी इस घर में हो गई थी। अपनी जेठानी को मुझे देखकर लगता था कि जैसे सारी खूबसूरती और जवानी इन पर ही टूट कर बरस गई हो। राजीव ने पहली बार मुझे शादी में देखा था। वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आए हुए थे और उन्होंने उस दिन शादी में अपने दोस्त के कान में मेरे बारे में बताया था कि वो मुझे पसंद करने लगे और मुझे अपने दोस्त को दिखाकर उनसे मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दुल्हन से निकलवा ली थी। फिर घर जाते ही उन्होंने अपनी भाभी को मेरे बारे में बताया। उनकी भाभी तो वैसे भी उनकी हर बात मानती थी, इसीलिए वो उनके कहने के मुताबिक अगले दिन ही हमारे घर पर आ गईं और मुझे अपने देवर की खातिर उन्होंने पसंद करते ही इस शादी के लिए हाँ कर दी। इसी तरह से हमारी शादी हुई थी। राजीव की फैमिली और उनका घर बहुत अच्छा था। मेरे घर वालों को कोई ऐतराज भी नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें भी राजीव अच्छे लगे थे। अपनी खूबसूरती पर फिदा हो जाने वाले इंसान को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन शादी वाले दिन ही मेरी खुशी खाक में मिल गई थी क्योंकि मुझे ये आइडिया हो गया था कि पूरी महफिल में मैं नहीं बल्कि मेरी जेठानी ने अपनी खूबसूरती से तारीफ़ें लूट ली हैं। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और मेरी सारी सहेलियाँ फ़ोटो शूट कर रही थी। मेरी सहेली धीरे से मेरे कान में आकर कहने लगी, यार कविता, दुल्हन तुम बनी हो लेकिन रंग रूप तो तुम्हारी जेठानी पर चढ़ा हुआ है। सच में तुम्हारी जेठानी तो तुम्हारे पति की भाभी नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन लग रही है। हर किसी की नज़रें मेरी जेठानी पर ही जमी हुई थी। लगता ही नहीं था कि वो राजीव की बड़ी भाभी है। मैंने तो आज से पहले इतनी जवान और खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अपनी सहेली की बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने अपनी सहेली से कहा कि फालतू की बातें मत करो। मैं दुल्हन हूँ और मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दिल में ये बात मुझे भी
अच्छी तरह से महसूस हो चुकी थी कि मुझसे कई ज़्यादा वैल्यू मेरी जेठानी को मिल रही थी। लोग मुझसे ज़्यादा मेरी जेठानी की खूबसूरती से इम्प्रेस हो रहे थे और मैं ये भी अच्छी तरह से जान गई थी कि मुझसे ज़्यादा अहमियत मेरी जेठानी को मिल रही थी। वो जहाँ जाती लोगों की नज़रें उनके पीछे पीछे होती थी, यहाँ तक कि मुझसे ज़्यादा लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उसी दिन से मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफ़रत की आग भड़क उठी थी। राजीव क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए थे। अपनी शादी की सारी रस्में कंप्लीट हो जाने के बाद वो यहाँ से जाने वाले थे। राजीव की जॉब मुंबई जैसे बड़े शहर में थी। वो कमाते भी अच्छा थे, इसीलिए उनके घर में हर ऐशो आराम की चीज़ मौजूद थी। इन दिनों में उन्होंने अपना सारा टाइम मेरे साथ साथ अपनी भाभी को भी बराबर से ही दिया था। जहाँ कहीं भी हम लोग गए थे, उन्होंने अपनी भाभी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि वो हमारे साथ साथ ही हर जगह जा रही थी। राजीव की अपनी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुना था कि जिस दिन से उनके पति की मौत हुई है, उसी दिन से मेरे पति ने अपनी भाभी के लिए अपने दिल में उनकी वैल्यू और ज़्यादा गहरी कर ली थी और वो अपनी भाभी को पहले से ज़्यादा वैल्यू देने लगे थे और उनका ख्याल रखने लगे थे। उन दोनों देवर भाभी के बीच काफ़ी हंसी मजाक होता था और एक दूसरे को दोनों बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे दोनों की उम्र बराबर हो और उन दोनों के दरमियान दोस्तों जैसी बातें होती हों। उन दोनों के बीच इतनी करीबी बातें हुए देखकर मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजीव कुछ दिन हमारे साथ गुजार कर वापस मुंबई चले गए थे, लेकिन मुझे अपनी जेठानी से नफरत होने लगी थी। मेरे दिल में उनके लिए नफरत उसी दिन से पैदा हो गई थी जिस दिन से मैंने उन्हें पहली बार देखा था और मुझे पता चला था कि ये मेरे पति की भाभी है। क्योंकि देवर भाभी को इतना अटैच होते हुए देखना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अपनी जेठानी का उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ मेरी आंखों में चुभने लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरी खूबसूरती को अपने सामने कम कर दिया था। आखिर मेरी जेठानी विधवा औरत थी, उन्हें तरीके से पहनना ओढ़ना चाहिए था। विधवा औरतें तो हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं और ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करती, लेकिन मेरी जेठानी तो बिल्कुल हीरोइन की तरह रहती थी। इतनी उम्र में आकर भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। ना ही उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बा था और ना ही कोई पिंपल और ना ही उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। मेरा खूबसूरत होने का सारा घमंड उनके आगे चूर चूर हो गया था, क्योंकि घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं जहाँ जाती थी मेरी जेठानी मेरे साथ होती और उनके आगे किसी की भी नज़र मुझ पर पड़ती ही नहीं थी। एक दिन इसी तरह ही बातों बातों में मैंने अपनी जेठानी से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी लगभग 10 या 12 साल पहले हुई थी। लगभग शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। मैंने उनसे पूछा भी कि आप इतनी खूबसूरत हैं, दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। इस घर में मेरे पति की यादें बसती हैं, इसीलिए मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि भला इतनी खूबसूरत औरत चाहे तो दूसरी शादी आसानी से कर सकती है। अगर वो विधवा है और उनको अपने पति के मरने का इतना ही गम है, तो फिर वो इस तरह से अपने आप को हीरोइन की तरह बनाकर क्यों रखती है। मुझे लगा कि ये औरत मेरे सामने अपने पति को याद करके सिर्फ रोने का नाटक कर रही है। मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफरत बढ़ती चली गई, बल्कि और गुजरते हुए दिनों के साथ अपनी जेठानी के लिए मेरे दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता था कि जब कोई मेरे सामने मेरी जेठानी की तारीफ कर देता था, तब तो मैं गुस्से से जल भूनकर राख हो जाती थी। मेरे भाई की शादी आई तो मैंने अपने भैया की शादी के लिए खूब तैयारी की थी और 2 दिन पहले ही पार्लर में जाकर हर तरह की सर्विस भी ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बार अपनी जेठानी को खूबसूरती में मात देकर ही रहूंगी, लेकिन इस बार फिर से मैं गलत साबित हो गई थी। मैं पूरी तरह तैयार होकर अपने कमरे से निकली। मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ये साड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और बड़े शोरूम से खरीदी थी। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे गहने भी पहने हुए थे, बल्कि बहुत फेमस पार्लर से मेकअप भी करवाया था और मुझे यकीन था
कि आज मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। दिल ही दिल में मैं अपनी तारीफ करते हुए अपनी जेठानी को जलाने के लिए उनके कमरे में पहुँच गई थी। जैसे ही मैंने अपनी जेठानी को देखा तो मेरी नज़र अपनी जेठानी के ऊपर जमकर रह गई थी। मुझे उनसे हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि विधवा औरत होते हुए मेरी जेठानी ने दुल्हनों की तरह मेहरून रंग का लहंगा पहन रखा था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो विधवा औरत है। पता नहीं मेरी जेठानी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और जवान कैसे नज़र आती थी, जबकि मेरी तो अभी नई नई शादी हुई थी। मैं नई दुल्हन थी और अभी 1-2 महीने के अंदर ही मैं इस तरह से ढल गई थी जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे भी हो चुके थे और चेहरे पर पिंपल्स भी निकल आए थे। ससुराल में जाने के बाद मेरे शरीर का रंग भी दबा दबा सा हो गया था। मेरे चेहरे की चमक झुलसकर मुरझा गई थी। शायद ये सब इसी जलन का नतीजा था जो आज भी मेरे दिल में मेरी जेठानी के लिए पैदा हो रही थी। लेकिन मैं अपनी जेठानी को जब भी देखती तो हैरान रह जाती थी। मैं एक औरत होकर भी दूसरी औरत की खूबसूरती से नज़रें नहीं चुरा पाती थी और इसी बात ने मुझे उनसे जलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ना चाहते हुए भी जलने की वजह से उनसे कह दिया कि भाभी, कम से कम आप विधवा औरत हो, इस बात का तो ख्याल करो। विधवा औरत होने के साथ साथ आपकी उम्र भी होने लगी है, जबकि आपको तो हल्के कलर के कपड़े पहनना चाहिए, ना कि ये हैवी और डार्क कलर के कपड़े। और विधवा औरतों पर साड़ियाँ सूट ही ठीक लगता है, ना कि लहंगा वगैरह। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन आज आप ही बनने वाली हो। विधवा औरत को ऐसे कपड़े पहने जब लोग देखते हैं तो बातें बनाने लगते हैं। मेरी बात सुनते ही मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि मुझे देखकर तुम्हें कहीं से लगता है कि मेरी उम्र लगने लगी है, और मैं सिर्फ तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ और अभी मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान नज़र आती हूँ। मेरी जेठानी ने खूबसूरत सोने का हार अपने गले में पहना हुआ था और एक तेज नज़र मुझ पर डालते हुए वो मुझे अपनी ऊंची ऊंची हील पटक कर दिखाती हुई कमरे से निकल गई थी। मजबूरन मुझे भी उनके पीछे पीछे ही कदम उठाकर जाना पड़ा था, क्योंकि वो गाड़ी में भी बैठ चुकी थी। कहने को तो वो मेरी जेठानी थी, लेकिन किसी मॉडल की तरह नजर आती थी, जो इस उम्र में भी ऐसे परफेक्ट बनकर रहती थी कि मैं उन्हें देखकर हैरान हो जाती थी। सिर्फ मैं ही उन्हें देखकर हैरान नहीं होती, बल्कि दुनिया हैरान थी, जिसको उनकी उम्र के बारे में ना पता होता था और ना ही उनका ये पता होता था कि ये औरत विधवा है और इसकी शादी को 10-12 साल हो गए हैं। लोग उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि ये तो 20-25 साल की जवान खूबसूरत लड़की है, क्योंकि पहली बार मैंने देखा था तो मैंने भी उन्हें अपने पति की छोटी बहन समझा था। लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम जब शादी हॉल में पहुंचे तो मेरी मम्मी मुझे देखकर गुस्से में कहने लगी, कविता, तुम्हारे भैया की शादी है और तुम सबसे लास्ट में आ रही हो। न जाने कितने मेहमान तो आकर के चले गए। मैंने एक नज़र अपनी जेठानी की तरफ डालते हुए अपनी मम्मी को इशारा करके कह दिया कि मेरी जेठानी का सजना संवरना खत्म होता तब मैं घर से निकलती ना। मेरी मम्मी ने जैसे ही मेरी जेठानी को देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हंसकर कहने लगी, कविता, तुम्हारी जेठानी को देखकर तो लगता ही नहीं कि ये विधवा औरत है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी तो अभी नई शादी हुई है। ये तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की लग रही है। मम्मी की बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मेरी जेठानी की वजह से मेरे भैया की शादी की पूरी तैयारी मेरी खराब हो गई थी। हर कोई उन्हें देखकर हैरान होता और उनकी तारीफों में जमीन आसमान एक कर रहा था। किसी को नहीं यकीन हो रहा था कि उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं और वो विधवा औरत है और वो मेरी बड़ी जेठानी है। बल्कि सब लोग यही समझ रहे थे कि जैसे वो मेरी छोटी ननद है। मैं जो इतने टाइम से अपने भैया की शादी की तैयारी कर रही थी, किसी एक ने भी मुझे नज़र भरकर नहीं देखा था, क्योंकि सबका ध्यान तो सिर्फ मेरी जेठानी ने ही अपनी तरफ खींच लिया था और सब मेरी जेठानी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। फंक्शन के लास्ट में मेरी जेठानी ने एक बहुत ही अजीब सी हरकत की थी। वो मेरे कज़िन भाइयों के साथ इस तरह से बातों में बिजी थी जैसे वो उनको बहुत पहले से जानती हो। काफ़ी देर तक तो मैं उन लोगों को देखती रही थी और जब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर निकल गई तो मैंने उनके करीब जाकर फौरन भाभी जी कहकर अपनी जेठानी को पुकारा। मेरी जेठानी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल गए थे।
उन्हें इस मौके पर मेरा इस तरह से दखल अंदाजी करना बहुत ही बुरा लगा था। मेरे सारे भाइयों ने एकदम से ही मुझे चौंक कर देखा और पूछने लगे कि क्या ये तुम्हारी जेठानी है? मैंने कहा जी, कि मेरी जेठानी है। मेरे सारे कजिन ब्रदर फौरन ही हैरान हो गए थे। मैंने भी जेठानी से कहा, भाभी जी, उधर आपको मेरी मम्मी जी बुला रही हैं। वो मेरे पीछे पीछे चलते हुए गुस्से में आकर कहने लगी, तो तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है? जब कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हो तो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और क्या ज़रूरत है हर किसी को बताने की कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ? उम्र में तो तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़ी लगती हो। अपनी जेठानी की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। न जाने ऐसा वो क्या लगाती थी। वो सच में मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी लगती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उनका सच जानकर ही रहूंगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में वो इतनी जवान और खूबसूरत थी, तो इसके पीछे कोई न कोई बात तो जरूर थी। अपने भैया की शादी का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफरत की आग बरस रही थी। मेरे पति तो दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे। इधर घर में सिर्फ मेरे साथ मेरी जेठानी रहती थी। वैसे तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह जेठानी हर महफिल लूट रही थी, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर कीमती जेवर और कपड़े उनके पास मौजूद थे। कमाते मेरे पति थे, लेकिन मजे उनको आ रहे थे। और सबसे बढ़कर ये कि वो जहाँ पर खड़ी होती थी, जवान लड़कों की नज़र उन पर टिकी रहती थी। आज भी पूरे फंक्शन में मुझे छोड़कर उनकी तारीफ हुई थी और मेरी तरफ के सारे लड़के भी उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे किसी जवान लड़की को देखा जाता है। मेरे पति राजीव की मेरे पास कॉल आई तो मैंने जले भुने अंदाज में उन्हें भी ये बात बता दी कि अपनी भाभी से कहो, विधवा होने के बाद भी उनके बनाव सिंगार कम नहीं होते। विधवा होते हुए जिस तरह वो चटक मटक के घर से बाहर निकलती हैं, मैं उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होती हूँ। मेरी बातें सुनकर मेरे पति कहने लगे, हाँ, भाभी ने मुझे अपनी कुछ फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पर भेजी थी। वो तो सच में बहुत खूबसूरत और कोई कम उम्र की लड़की लग रही थी, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर वो अच्छी दिखना चाहती हैं तो ये उनका हक है। और क्या विधवा औरतों को तैयार होने का दिल नहीं करता? क्या उनके सारे हक छीन लिए जाते हैं? तुम्हें आखिर उनसे प्रॉब्लम क्या हो गई है? मैंने तुम्हें भी तो बहुत सारे पैसे भेजे थे ना, तुम भी तो अच्छी तरह से अपनी शॉपिंग कर सकती थी। राजीव की इन बातों ने मेरे दिल में और ज़्यादा आग लगा दी थी। मैंने अपने पति से और ज़्यादा बात किए बिना ही फ़ोन काट दिया था। मुझे उनसे बस इतना जानना था कि किस वजह से मेरी जेठानी इतनी जवान और खूबसूरत नज़र आती थी, और यही सब जानने के लिए मैंने मेहनत शुरू कर दी थी। अगले दिन रोज़ की तरह मेरी जेठानी ज़रूरी काम से बाहर गई तो पीछे से मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि वो कोई न कोई ऐसी क्रीम या दवाई का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना निखरा हुआ रहता है। लेकिन काफ़ी देर तक उनके कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई थी। लेकिन हाँ, एक फ़ाइल ज़रूर मिली थी जिसके ऊपर मेरी जेठानी का नाम लिखा था, और वो किसी अस्पताल की फ़ाइल लग रही थी। उस फाइल पर डेट भी लगभग आज से 7 साल पुरानी थी। मेरी जेठानी को 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उन्हें ना सिर्फ अस्पताल जाना पड़ा, बल्कि इतनी मोटी फाइल भी बन गई थी। जैसे ही मैंने वो फाइल खोलकर देखी तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने जाहिर हो गया था। मेरी जेठानी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी, और इसी सर्जरी ने उनके चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया था। वो पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत और जवान हो गई थी, और भी उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए हुए थे जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर भी जवान लड़कियों के जैसे हो गया था। और फिर उनकी अलमारी में मुझे कुछ पैसों की स्लिप भी मिल गई थी जो उन्होंने जिम में जमा करवाई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो रोज़ाना ज़रूरी काम का कहकर जिम को जाती थी, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा फिट लगती थी। मेरी जेठानी की जवानी का राज पूरी तरह से मेरे हाथ आ गया था, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी सारी जवानी और खूबसूरती सर्जरी का ही नतीजा है, वरना मेरी जेठानी भी एक 45 साल की आधी उम्र की औरत होती। लेकिन मेरी जेठानी को लाखों रुपए खर्च करके सर्जरी करवाने की क्या ज़रूरत आ गई थी? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति कितने सालों से अपने घर से दूर रहकर मेहनत से पैसा कमा रहे थे, और मेरी जेठानी यहाँ इन कामों में उनके पैसे बर्बाद कर रही थी। ये बात मेरे दिमाग में आते ही मेरा दिल जलकर रह गया था,
और इस आग को कुछ ही वक्त में हवा भी मिल गई। जब मैंने खुद अपनी जेठानी को एक जवान लड़के के साथ घर लौटते हुए देखा, मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी कि एक खूबसूरत लड़का मेरी जेठानी को घर के दरवाजे तक ड्रॉप करके गया था। फिर जेठानी अंदर आई तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप किसके साथ आई हो? तो वो कहने लगी, तुम मेरी देवरानी हो और देवरानी ही बनकर रहो। ज़्यादा मेरी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अपने देवर से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। वो हमेशा मुझे धमकी देकर खामोश करवा दिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में मुझसे ज़्यादा मेरे पति उनकी बात को मानते हैं। मेरे पति हमेशा मेरी जेठानी की साइड लिया करते थे। मुझे पता था कि उनके होते हुए कभी मेरे पति मुझे वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने विधवा बनकर मेरे पति के घर का ध्यान रखने के लिए शादी नहीं की थी। लेकिन मैं खामोश रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि हमारी इज्जत को दाग लग रहा था, और ये दाग किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी जेठानी की वजह से लग रहा था। इसलिए मैंने अपने पति से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आपकी भाभी को खूबसूरत नज़र आने का बहुत शौक है और इसीलिए उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। मेरी बात सुनकर राजीव चौंक गए थे और कहने लगे, क्यों फालतू बकवास करती रहती हो? मेरी भाभी शुरू से इतनी खूबसूरत और जवान दिखती है, उन्हें सर्जरी की क्या ज़रूरत है? तुम उनसे जलना बंद कर दो। राजीव की बात पर तो मैं हैरान रह गई थी कि उन्हें कैसे अपनी भाभी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने राजीव से कहा कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन राजीव ने मेरी किसी भी बात का यकीन किए बिना ही कॉल काट कर रख दिया था। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जेठानी की जासूसी करना शुरू कर दिया। जब भी वो घर से बाहर निकलती तो उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगती। रोज़ाना वापसी पर उन्हें एक जवान लड़का छोड़ने के लिए घर आया करता था। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि वो अपने पति के मर जाने का फ़ायदा उठा रही है और इतनी घटिया हरकत कर रही है। मेरे पति को ये दिखाना चाहती है कि अपने पति की याद में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और उनके पीछे लड़कों से चक्कर चला रही है ताकि वो अपने देवर की नज़रों में अच्छी रह सके। मेरे पति को अपनी भाभी पर बहुत भरोसा था। वो राजीव के पीछे इतनी घटिया हरकत कर रही थी और फिर एक रात मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा। जब रात के अंधेरे में मैं किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपनी जेठानी के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हुई सुनी। मुझे उस आवाज़ ने चौंका दिया था। हमारे घर में तो सिर्फ मेरी जेठानी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के इस टाइम पर मेरी जेठानी के कमरे से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे तक पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी जेठानी एक लड़के के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और ना जाने वो दोनों किस तरह की बातों में बिजी थे कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं था कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। मैंने गौर से उनकी बातों को सुनने की कोशिश की तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरी जेठानी कह रही थी कि राजीव को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मैं चाहती हूँ कि उसे हमारी मुलाकात के बारे में कुछ भी खबर हो। कविता लाख कोशिश भी कर ले तो वह राजीव को कभी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि राजीव मेरी बहुत इज्जत करता है और उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उस लड़के ने मेरी जेठानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने आप से लगा लिया और कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी मेरे साथ गुजारो, मेरे घर में रहकर मेरे साथ। लेकिन अगर तुम अपने देवर देवरानी को नहीं छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन मुझसे मिलना जुलना बातचीत ख़त्म मत करना। वो लड़का तो इमोशंस में खो गया था, न जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना भूल गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जेठानी के कमरे से अपने कमरे तक का फासला तय किया था और मैं चक्कर खाकर बिस्तर पर लेट गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जेठानी इसलिए खूबसूरत नज़र आना चाहती है क्योंकि वो इस तरह के लड़कों के साथ रिश्ते बना पाए। वो लड़का लगभग कोई 18 साल की उम्र का था और मेरी जेठानी उसका इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी की सच्चाई किसी भी हाल में सबके सामने लाकर ही रहूँगी। मुझे आइडिया आया कि सबसे पहले तो मुझे अपने पति को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर साथ में ये ख्याल भी आया कि कुछ देर पहले मेरी जेठानी ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल ठीक थी। राजीव कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उनकी नज़र में तो उनकी भाभी ही शरीफ और इज़्ज़तदार औरत थी।
वो सच जानने के बाद मैंने अपनी जेठानी का राज खोलने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया था और राजीव को फ़ोन मिलाकर उनसे कह दिया कि भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाभी नहीं चाहती कि मैं खबर आपको दूं। आप कुछ दिनों के लिए खामोशी से वापस घर चले आओ। अपनी भाभी की बीमारी का सुनकर राजीव के होश उड़ गए थे और वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं कल रात तक ही घर वापस आ रहा हूँ। भाभी को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं वहाँ आकर खुद उनसे मिलूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हिस्से की चाल चल दी थी, क्योंकि यही एक अकेला तरीका था जिसको इस्तेमाल करके मैं अपनी जेठानी की सच्चाई अपने पति के सामने ला सकती थी और इन लड़कों को भी मेरी जेठानी की हकीकत के बारे में पता चल जाता। मेरे पति को भी जब अपनी भाभी की हकीकत के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी भाभी पर भरोसा करना बंद कर देंगे। अगले दिन रात के 8 बजे तक मेरे पति वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खामोशी से अपने कमरे में लाकर बिठा दिया था और जेठानी के कमरे में ये कहकर नहीं जाने दिया कि वो अभी दवा खाकर सो रही हैं। मुझे सही टाइम आने का इंतजार था। मैं जानती थी कि वो लड़का रात को मेरी जेठानी से मिलने जरूर आएगा और जैसे ही रात का 1 बज गया तो मुझे महसूस हो गया कि वो लड़का उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जा चुका है। मैंने राजीव से कहा कि भाभी के जागने का टाइम हो गया है, चलो उनके कमरे में चलते हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज न सिर्फ मेरी जेठानी का सच खुलने वाला था, बल्कि शायद हमेशा के लिए मुझसे जेठानी की जान भी छूट जाएगी और राजीव को इस बात का यकीन भी आ जाता कि मेरी जेठानी ने उनकी मेहनत की कमाई को किस तरह से बर्बाद किया है। जैसे ही मैंने और राजीव ने कमरे के अंदर दरवाज़ा खोलते ही दाखिल हुए तो मेरी जेठानी के हमें देखते ही होश उड़ गए थे, क्योंकि वो उस लड़के के साथ बैठी हुई थी और वो लड़का उनके कंधे पर सर लटकाकर बैठा था। कुछ देर तक तो राजीव निशब्द रह गए थे और फिर कहने लगे, भाभी ये सब क्या है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या आपको नहीं पता कि मैं इससे नफरत करता हूँ और आप अभी भी इसके कांटेक्ट में हो? ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या उनकी भाभी का पहले से ही इस लड़के के साथ रिश्ता था और क्या राजीव पहले से ही इस बात को जानते थे? राजीव की भाभी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, मैं क्या करूं? मेरा इसके साथ खून का रिश्ता है। मेरे माता पिता तो है नहीं, एक यही तो मेरा इस दुनिया में अपना है, बाकी मेरा कोई नहीं। भला मैं कैसे इससे मुंह फेर सकती हूँ? मेरे पति अपनी भाभी की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गए और कहने लगे, ठीक है, अगर आप इसे मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मेरे पीछे जब मैं घर में मौजूद हूँ तो आपको इसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। देवर भाभी के बीच होने वाली बातचीत ने तो मुझे हैरान कर दिया था। वो लड़का मेरी जेठानी का छोटा भाई था। राजीव ने मुझे इतना हैरान होते हुए देखा तो कहने लगे कि दरअसल ये लड़का भाभी का छोटा भाई है। मैं इसे मुंबई ले गया था और वहाँ पर ये मेरे साथ रह रहा था। मैं इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा रहा था, ये सोचकर कि इसके माता पिता नहीं है और ये मेरी भाभी का छोटा भाई है, इसलिए मेरे लिए भी ये भाई के जैसा ही हुआ। मैं इस पर बहुत भरोसा किया करता था। मैंने इसका वहीं पर स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और ये मेरे साथ ही मेरे ही फ्लैट में रहता था। इसने वहाँ पर बच्चा होने का फ़ायदा उठाया और जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ के लोगों के घरों में चोरी करने लगा। मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, लोगों को तो यही लगता था कि ये मेरा सगा भाई है, इसीलिए लोगों ने मुझे वहाँ पर चोर का भाई कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मैं उनके ये शब्द नहीं समझ पाता था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जब काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए तो मैंने देखा कि एक आदमी ने इसको चोरी करने के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बचाया था। इसकी वजह से मेरी वहाँ पर बहुत बेइज्जती हुई थी और मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं बचा। लोगों ने इसके साथ साथ मेरी भी इंसल्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था कि मुझे उस फ्लैट को खाली करना पड़ा था। वो फ्लैट मुझे मेरी कंपनी वालों ने दिया था, लेकिन उस बिल्डिंग में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। मैंने उस फ्लैट को खाली कर दिया और फिर मैं किराए के फ्लैट में रहने लगा। इसकी हरकतों से तंग आकर मैं इसको यहाँ भाभी के पास छोड़ गया था और भाभी से कह दिया था कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा नफरत है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है।
अगर इसकी यही हरकत रही तो ये हमारे घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगर ये मुझे कहीं भी नजर आ गया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। भाभी, ये बिगड़ गया है, इसे आप हॉस्टल में भिजवा दो। भाभी ने मुझसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगी और इसे हॉस्टल में भेज दिया था। इसने हॉस्टल में भी ढंग से पढ़ाई नहीं की तो स्कूल वालों ने इसे 3 बार फेल होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया। अभी ये चोरी चुपके मेरी भाभी से मिलकर उनको अपने साथ अपने माता पिता के घर में रखना चाहता है, ताकि भाभी इसका ख्याल रख सके, क्योंकि ये भाभी का छोटा और लाडला भाई है। इस वजह से भाभी इसको कुछ नहीं कहती हैं। शायद भाभी के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, और यही वजह है कि उसकी इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी भाभी का दिल अब भी उसकी बातों में आ जाता है। वो उनका सगा भाई है, इसलिए वो उसे चोरी चुपके मिलती है। भाभी को पता है कि मैं उससे सख्त नफरत करता हूँ, इसीलिए उसकी इस घर में एंट्री करना बंद है। भाभी ने सोचा होगा कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि ये इस घर में आता है तो तुम मुझे बता दोगी, और अगर मुझे इसके बारे में पता चल गया तो मैं इसे घर में आने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें बतानी चाहिए। अपने पति की बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई। मेरे पति अपने कमरे में चले गए थे और उधर मेरी जेठानी अपने कमरे में बैठी हुई अपने भाई से लिपटकर रो रही थी। उनका भाई उनसे माफ़ी मांग रहा था। मैं अपनी जेठानी के पास चली गई तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 साल पहले उनका चेहरा किसी हादसे की वजह से पूरी तरह से जल गया था और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्होंने ये खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, बल्कि उनके चेहरे को ठीक करवाने के लिए करवाई थी, और इस बात को मुझसे इसलिए छुपाया था क्योंकि उन्होंने अभी तक ये बात अपने देवर को भी नहीं बताई थी। वो राजीव को अपनी किसी भी परेशानी के बारे में ये सोचकर नहीं बताती थी कि वो इतनी दूर रहते हैं। अगर वो उनकी परेशानी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आज सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई थी, लेकिन सच वो नहीं था जो दिखाई दे रहा था। मैंने हर बात को अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से जोड़कर कहानी बना दी थी, जबकि असल कहानी तो बहुत ही अलग थी। वो लड़का मेरी जेठानी का छोटा भाई था। मेरी जेठानी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए अपने भाई की गलत हरकतों पर भी उससे वो प्यार करती है। मेरी जेठानी का चेहरा बिगड़ गया था, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, और एक मैं थी जो उनकी खूबसूरती के पीछे ही पड़ गई थी। और तो और मैंने उन पर शक भी किया था, जबकि वो लड़का उनका कोई और नहीं बल्कि भाई था। ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मैं अपनी जेठानी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर अपने पति को सुकून भी तो दे सकती थी। मैंने राजीव से कहा कि आज के बाद मैं कभी भी उनकी भाभी की शिकायत उनसे नहीं करूंगी और ना ही उनसे जलन रखूंगी, क्योंकि वो बेचारी तो पूरी तरह से जलने के बाद सर्जरी करवाने पर मजबूर हुई थी, और वो अपने भाई को भी नहीं छोड़ सकती थी। मेरी जेठानी ने अपने भाई से कह दिया था कि अगर तुम्हें मेरे प्यार और साथ की ज़रूरत है तो तुम्हें ये गलत काम छोड़ने पड़ेंगे और तुम सीधे साफ रास्ते पर चलोगे। उनके भाई ने उनसे कहा, और उसने उस दिन के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पति ने भी उसकी अच्छी बातें देखते हुए उसे माफ़ कर दिया, और वो मेरी जेठानी का ही भाई नहीं बल्कि मेरा भी भाई बन गया है। हम दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। अब वो पूरी तरह से सुधर चुका है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।